नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम अगस्त 2023 सीटेट पेपर 2 साइंस के जितने क्वेश्चन आए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कशन बाइलिंगुअल रहेगा। इसके साथ ही हमने साइंस के सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं 2011 से लेके अभी तक के 2024 तक के सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रखे हैं। तो आप उन सारी वीडियोस को देख लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर करने के बाद आपको एक तो एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आ जाता है, साथ ही सीटेट में होता यह है कि क्वेश्चंस काफ़ी टाइम रिपीटेड होते हैं। तो हो सकता है यही क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम्स में भी देखने के लिए मिल जाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अभिकथन ए। असर्शन क्या है? अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ फूड। बिल्कुल ठीक है, हमारे जो स्टोमक होता है उसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। डाइजेस्टिव जूस नीड अ एसिडिक मीडियम टू एक्ट। ये बात ही बिल्कुल ठीक है। जो डाइजेस्टिव जूस हैं, पाचक रस हैं, जो कि हमारे ग्लैंड से निकलते हैं, जो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड कनेक्ट होती है, क्या नाम होते हैं उनके, वो जो लीवर से कनेक्ट होती है, पेनक्रियास। अग्नाशय से जो हमारे निकलते हैं, गैल ब्लेडर से जो हमारे निकलते हैं एसिड्स, तो उसके लिए एसिडिक मीडियम की आवश्यकता होती है। दोनों ही सही है, अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, व्हाट डज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स। नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का क्या अर्थ है? नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करना, मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण, मृत जैव पदार्थ में उपस्थित नाइट्रोजन का वापस मृदा में अभिमुक्त करना, जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण करना। देखिए, इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन यौगिकरण का इसका मेन मतलब क्या होता है? इसका मेन अर्थ होता है कि कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अ मोर यूजेबल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन का लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज कर पाए, उसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने उसमें पढ़ा होगा। राइजोबियम नाम का जीवाणु है जो कि दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जो क्या करता है कि जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को पौधे को यूज करने के लिए हेल्प करता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन डज अ स्प्रिंग हैव द लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी। जो स्प्रिंग है उसकी सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा किस स्थिति में होगी? तो पहला ऑप्शन है, स्प्रिंग ना तो संपीड़ित किया है और ना ही खींचा गया है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। द स्प्रिंग इज नाइदर कंप्रेस्ड और नॉर पुल्ड आउट एंड इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। बिल्कुल ठीक है, अगर स्प्रिंग को ना खींचा जा रहा है, मतलब जैसा है वैसा ही पड़ा है, तो वहां पर उसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं रहेगी। द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड टू द मिनिमम एंड इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। देखो, अगर आपने संपीड़ित कर दिया तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। स्प्रिंग को संपीड़ित किया, ऊंचाई पर रखा, तब भी स्थितिज ऊर्जा रहेगी। स्प्रिंग को खींचा जाएगा, उसके बाद ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम कब रहेगी, या फिर हम कह सकते हैं शून्य के बराबर रहेगी, कि उसको जैसा है वैसा का वैसा आपका स्प्रिंग पड़ा हुआ है, ना तो उसको खींचा गया है ना ही उसको दबाया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें अनियत तापी जीवों को समाविष्ट किया गया है। लेजार्ड, पैरट, डॉल्फिन, कबूतर, मानव छिपकली, सर्प, मेंढक, कॉकरोच, वेल, मेंढक, केंचुआ। तो क्या होगा फिर इसका राइट आंसर? देखिएगा, जो आप इनमें से सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। जो सांप होता है, मेंढक होता है और जो केंचुआ होता, कॉकरोच होता है, वो आपके कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। यहाँ पर पैरेट आ गया, आपका लिजर्ड आ गया है, जो क्या कहते हैं हम, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। यहाँ पे ह्यूमंस आ गए, ह्यूमंस तो वार्म ब्लडेड होता ही है।
वेल आ गया, वेल आपका वार्म वेंटिलेटेड होता ही है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रकों के युग्म का समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दो प्रकार की भौतिक राशि दी है। जैसे अगर हम पहले ऑप्शन में देखें तो पहले ऑप्शन में एक है हमारे पास किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर और एक ही आपके पास हमारे पास यहाँ पर न्यूटन मीटर। तो हमें पता है कि किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर ये किसकी यूनिट हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी फोर्स यानी कि बल की यूनिट। और जो न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर यूनिट होती है हमारी वर्क की, ठीक है। और जो के एम एस स्क्वायर है, ये जो के एम एस स्क्वायर है ना, इसको ही हम फोर्स की जगह न्यूटन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर हमारी ये जो यूनिट दे रखी है के जी एम स्क्वायर एस स्क्वायर, ठीक, ये यूनिट होती है हमारी एनर्जी की। ये हमारी एनर्जी की यूनिट हो जाएगी। और यहाँ पर डब्ल्यू एस जो दे रखा है वो भी हमारी एनर्जी की यूनिट होती है। इसका मतलब होता है वॉट सेकंड। यहाँ पर के एम एस स्क्वायर तो हमने देखा था, के एम एस स्क्वायर आपकी फोर्स की यूनिट होती है, डब्ल्यू एस एनर्जी की होती है। के एम स्क्वायर एस स्क्वायर, के एम स्क्वायर एस स्क्वायर एनर्जी की यूनिट होती है। और जूल पर सेकंड जो होती है वो पावर की यूनिट होती है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमें ये बताना है कि कौन सी सेम है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला सेम है। थर्ड वाला यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, एक मिनट, थर्ड वाला नहीं सेकंड वाला, सेकंड वाला सेम है। यहाँ पे मैंने लिखा है के जी एम स्क्वायर एस स्क्वायर एनर्जी की है और डब्ल्यू एस ये भी एनर्जी की है, ठीक है। और ये जो मात्रक जो हम निकालते हैं, ये निकालना कोई कठिन काम नहीं है। मैंने कैसे बताया कि ये फोर्स की यूनिट है। फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू एम होता है, एम यानी कि मास, और ए होता है आपका एक्सीलरेशन, ठीक है। मास जो होता है, मास की यूनिट क्या होती है, द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, तो किलोग्राम लिख दिया। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अगर हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है कि वेलोसिटी की यूनिट होती है आपकी मीटर पर सेकंड, एंड चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो के जी एम एस स्क्वायर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी होती है आपकी एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है। तो एम मतलब क्या हो जाएगा आपका के जी हो जाएगा। वी यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का स्क्वायर लिखा है तो मीटर स्क्वायर और आपका सेकंड स्क्वायर, इस तरह से इनकी यूनिट्स बन जाती हैं। तो इसी प्रकार से हमने ये देखा कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर होगा। के जी एम स्क्वायर एस स्क्वायर डब्ल्यू और डब्ल्यू एस, ये दोनों ही चीज़ें किस चीज़ को नापती हैं, ये दोनों ही चीज़ें एनर्जी को नापती हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी में अलग अलग मेजरमेंट दे रखे थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड चूज द ऑप्शन विद द सेट ऑफ द वर्ड विच वुड फिल द ब्लैंक करेक्टली इन द गिवन ऑर्डर। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा उस शब्द समूह वाले विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरे। तो क्या है, हम इसको पढ़ लेते हैं। निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संलेत होकर डब्लू बनाते हैं, जो कि बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाते हैं। कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों को परिवर्तित होने लगती हैं। इस विकसित संरचना को एक्स कहते हैं, जो कि बाय की दीवार पर रोपित होती है। एक्स की वह अवस्था जिसमें सभी रोपित भागों की पहचान हो सके वह जेड कहलाता है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म सेल ऑफ द फादर एंड द एग सेल ऑफ द मदर फ्यूज टू फॉर्म अ डब्लू। जो आपका स्पर्म सेल होता है और जो एग सेल होता है, जो फ्यूज होकर क्या बनाता है, फ्यूज होकर ये आपका जायगोट बनाता है। तो सबसे पहले तो आपका जायगोट आएगा डब्लू की जगह पर। फिर विच डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ वॉल ऑफ सेल, द सेल बिगन्स टू डेवलप इनटू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड टिश्यू। जो कोशिका होती है वो ऑर्गन एंड टिश्यू में विकसित होना शुरू हो जाती है, जिससे एक्स स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ये जो एक्स स्ट्रक्चर डेवलप होता है इससे उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो हो गया।
एम्ब्रियो किससे अटैच होता है? एम्ब्रियो आपकी यूट्रस की वॉल से अटैच होता है। एक्स जो है, यही एक्स आगे चल के फेटस बन जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऐसे क्वेश्चन से मतलब इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, लेकिन इस तरह से घुमा दिया क्वेश्चंस को कि हमें ये क्वेश्चंस टफ लगने लगते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर नॉट फेजिबल? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी संभव नहीं है? देखो अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। मान लो ये वाली अभिक्रिया हो रही है, ये वाली अभिक्रिया कब पॉसिबल होगी? ये वाली अभिक्रिया तब पॉसिबल होगी जब ये जो एफ यानी कि आयरन है वो आपका जो पीबी, पीबी मतलब लेड, लेड से ज़्यादा रिएक्टिव होगा यानी ज़्यादा क्रियाशील होगा। जो जो मेटल ज़्यादा क्रियाशील होता है वह दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। तो इनका जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें सबसे ज़्यादा आपका रिएक्टिव पोटेशियम, फिर आता है आपका सोडियम, कैल्शियम आता है, इसके बाद कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, इसके बाद जिंक आएगा, जिंक के बाद आपका आयरन आएगा, इसके बाद के मटेरियल में यहाँ लिख देता हूँ, फिर आता है आपका लेड, ये पीबी, एक मिनट, इसके बाद आपका लेड आता है, लेड के बाद हाइड्रोजन, फिर आपका कॉपर, फिर आपका मरकरी, मरकरी के बाद आपका सिल्वर, और सिल्वर के बाद हम कह सकते हैं गोल्ड। ठीक है, और फिर एक प्लेटिनम भी होता है जो उसके भी नीचे आता है, तो ये प्लेटिनम हो गया। इस तरह से रिएक्टिव मटेरियल रिएक्टिविटी सीरीज चलती है। अब हम इसके हिसाब से क्वेश्चंस को टिक करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लेड पहले है और उसके नीचे है आयरन। क्या आयरन लेड से ज़्यादा रिएक्टिव है? तो यहाँ पर देखो पहले लेड आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। आयरन उसके नीचे आ रहा है क्या? आयरन उसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, यानी आयरन लेड से ज़्यादा रिएक्टिव है। जो चीज़ ऊपर आ रही है वो उतनी ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन लेड से ज़्यादा रिएक्टिव है यानी ये रिएक्शन हो जाएगी। एल्यूमिनियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है क्या? एल्यूमिनियम ऊपर आ रहा है, कॉपर नीचे आ रहा है, तो एल्यूमिनियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। जो आपकी रिएक्शन है वो हो जाएगी। जिंक कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव है? नहीं, कैल्शियम ऊपर आ रहा है और जिंक आपका नीचे आ रहा है, मतलब कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से, मैग्नीशियम ऊपर है जिंक नीचे, यानी मैग्नीशियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, इसको मैंने कुछ इस प्रकार से याद करा था, इसके ट्रिक को। ऐसा कुछ था, काशीनाथ का माली आलू जरा पी के पकाता है। ठीक है, इस तरह से याद करा था मैंने। काशी से आपका कैसे पोटेशियम हो गया था, नाथ से आपका सोडियम, का से कैल्शियम, माली से मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, या मैग्नीशियम से माली और एल से एल्यूमिनियम, जेड एन से जरा, फीके से एफी, पकाता से इसको याद करा था मैंने लेड को, हे से हाइड्रोजन को याद करा था। उसके बाद फिर मैंने कॉपर और इनको याद ही कर लिया था ऐसे ही। तो यहाँ तक के ट्रिक आप यहाँ से याद कर सकते हो, और यहीं से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ कॉपर तक देखने के लिए मिलेगा। फिर ये जो आपका मतलब मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनकी रिएक्शंस के ऐसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इसको आप इस ट्रिक से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर स्ट्रेट लाइंस? निम्नलिखित में से कौन सी ग्राफ सीधी रेखाएं हैं? ब्रह्म अवस्था पिंड में वस्तु का दूरी समय ग्राफ, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है यानी बिल्कुल मूव नहीं कर रही है, तो उसका जो ग्राफ होता है वह एक सीधी रेखा होता है। एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड का वेग समय ग्राफ। अगर कोई चीज वस्तु जो है वो उसका त्वरण यानी एक्सिलरेशन यूनिफॉर्म है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो भी एक तरह से यूनिफॉर्म ग्राफ आपका होगा, यानी सीधी रेखा ग्राफ आपका होगा। एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड का दूरी समय ग्राफ, ये आपका ऐसा बनेगा। हमें यहाँ पे टाइम, यहाँ पे हम चलो मान लो यहाँ पे टाइम है हमारा और यहाँ पे हमारी डिस्टेंस है, हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। और कौन सा है? एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन
को दर्शाना है, एक समान एक्सेलरेशन है, दूरी समय ग्राफ है, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, ऐसे 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 ऐसे। एक समान एक्सेलरेशन से मतलब है कि आपकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। कैसे इंक्रीज हो रही है? सेम रेट्स के साथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन सेम रेट के साथ बढ़ रही है, तो वहाँ पर जो ग्राफ होता है वो एक तरह से पैराबोला जैसा बनता है। तो ये सीधी रेखा वाला ग्राफ नहीं बनेगा। ब्राह्म अवस्था में रखे पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ, कोई चीज़ अगर ब्राह्म अवस्था में है तो उसका जो वेग समय ग्राफ है या किसी भी प्रकार का ग्राफ है वो हमेशा सीधी रेखा ही बनेगा। तो ए, बी और डी इन तीन कंडीशनों में ग्राफ सीधी रेखा में बनेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। चार द्रव्य ए, बी और सी डी के घनत्व नीचे दिए गए हैं। डेंसिटीज ऑफ फोर लिक्विड्स ए, बी, सी एंड डी आर गिवन बिलो। ये लिक्विड है और ये नीचे उनकी डेंसिटी है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, अ ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन लिक्विड सी में और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड है। एक बिंब जो सी में तैरता है, भाई सी में तैर रहा है, वह ए में तैर भी सकता है और नहीं भी तैर सकता। देखो, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसमें तैरेगा, जिसकी डेंसिटी कम होती जाएगी उसमें ऑब्जेक्ट डूबता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि जो सी में तैर रहा है, सी की डेंसिटी में क्या कर रहा है, वह तैर रहा है। सी की डेंसिटी कैसी है, ज़्यादा है, इसमें तैर रहा है, तो ए की डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ए में वह तैर भी सकता है और नहीं भी तैर सकता है, यानी हो सकता है कि तैरे और हो सकता है कि डूब जाए। तो पहला सही है। जो ए में तैर रहा है यानी ए की डेंसिटी कम है, इसमें तैर रहा है, तो वह बी में भी तैरेगा, सी में भी तैरेगा और डी में भी तैरेगा। ये क्या कह रहे हैं, जो ए में तैरता है वह बी में तैर भी सकता है और नहीं भी, गलत, वह बी में तैरेगा ही तैरेगा, क्योंकि कम डेंसिटी वाले पानी में अगर कोई चीज़ तैर रही है या लिक्विड में कोई चीज़ तैर रही है तो वो ज़्यादा डेंसिटी वाले में तो तैरेगी ही तैरेगी। एक बिंब जो द्रव बी में तैरता है वह निश्चित रूप से ए में भी तैरेगा। भाई जो बी में तैर रहा है वह ए में तैर भी सकता है और नहीं भी तैर सकता है, तो ये गलत हो गया, इन्होंने बोला तैरेगा ही तैरेगा। जो सी में तैरता है वह निश्चित रूप से बी में भी तैरेगा, बिल्कुल गलत। जो सी में तैर रहा है वह बी में तैर भी सकता है और नहीं भी तैर सकता है। ठीक है, देखो, जो ए में तैर गया तो वो इन तीनों में तैर जाएगा, जो बी में तैर गया वो सी और डी में तैरेगा ही तैरेगा, ए का कंफर्म नहीं है। जो सी में तैर गया वो डी में तैरेगा ही तैरेगा, बी और ए का कंफर्म नहीं है। जो डी में तैर गया वो ए, बी, सी में से किसी में भी तैर भी सकता है और किसी में डूब भी सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक रहेगा कि अगर जो सी में तैर गया वो ए में तैर भी सकता है और नहीं भी तैर सकता। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। विद्युत धारा एक सदिश राशि, इलेक्ट्रिक करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट इज ए क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बिल्कुल सही है। विद्युत धारा वह राशि जिसके पास परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। देखो, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, स्केलर क्वांटिटी, अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आता है कि स्केलर क्वांटिटीज जो होती है उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। इस हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट को वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए था। अगर ये ऐसा होता तो इतना इजी क्वेश्चन तो स्वीटेड वाले देते नहीं, मतलब इनके कॉन्सेप्ट छोटे छोटे होते हैं लेकिन क्वेश्चन घुमा के देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, लेकिन दो डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक करंट आता है और वो एक पॉइंट पे आके मीट हो रहा है, तो उनका सम एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। जैसे ट्राइंगल रूल चलता है ना वेक्टर क्वांटिटी के लिए, यहाँ से करंट आ रहा है और एक करंट अगर ऐसा जा रहा है तो इनका रिजल्टेंट करंट इस डायरेक्शन में होगा, यह रूल इसमें नहीं चलता है। ठीक, इस वजह से यह एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, होकर स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसका आंसर होगा ए गलत है और आर सही है। असर्शन गलत है, रीजन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन देयर ओन डीएनए। तो प्लेस्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही है। सभी सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म होते हैं तथा इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, गलत।
ऐसा नहीं है कि आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की किसी भी सेल को नहीं देख सकते। आपको सेल्स होती हैं जिनको आप देख सकते हो, जैसे कि ह्यूमन एग जो होते हैं, उस सेल को आप कुछ कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस में बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं। ऑल हैव अ सेल वॉल, सभी में सेल वॉल होती है? बिल्कुल नहीं होती भाई। सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल आपको देखने के लिए मिलेगी प्लांट सेल्स के अंदर। ह्यूमन सेल्स जो होती हैं, एनिमल सेल्स जो होती हैं, उनमें सेल वॉल नहीं होती है। अगला है आपका, सभी केंद्रीय झिल्ली होती है? केंद्रीय झिल्ली भी सभी जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें नहीं होती है। ऑल हैव अ सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है, सेल मेम्ब्रेन सब में होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ओनली डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 73, इनको आपको मैच करना है। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा टाइम प्लास्टिक बोतल को डिकम्पोज होने में लगेगा। तो ए का हो जाएगा फिफ्थ, ए का फिफ्थ। फिर सिल्क स्कार्फ, सिल्क स्कार्फ को देखो, सिल्क अच्छा मटेरियल है, तो हम कह सकते हैं कि भाई सिल्क स्कार्फ में 4 साल तो लगेंगे इसको ख़त्म होने में। तो बी का हो जाएगा आपका 4, बी का 4 इसमें ही दे रखा है, तो यही सही होना चाहिए। सी का फर्स्ट कॉटन सेट, कॉटन सेटों में 2-5 महीने लगेंगे, बिल्कुल ठीक है। डी का सेकंड बनाना पील, भाई बनाना पील में 1-2 सप्ताह लगेंगे, तो ये भी सही है। और ई का फर्स्ट पेपर, पेपर में 10 से 30 दिन लगेंगे, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न था। अगला है 74, अ फीदर ऑफ अ मास 15 ग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट इट फाउंड टू बी फॉल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक समान वेग से गिर रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो उस पर काम करने वाला बल यानी कि फोर्स क्या कितना रहेगा? देखो न्यूटन का एक नियम है, क्या नियम है कि कोई चीज़ अगर मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी, और रुकी है तो रुकी रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। किसी वस्तु पर हम जब तक बल नहीं लगाएंगे, तब तक जो चीज़ रुकी है वह रुकी रहेगी, जो चल रही है वो चलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला है कि अ कांस्टेंट वेलोसिटी से वो नीचे गिर रहा है। अगर वह कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रहा है, यानी कि उस पर फोर्स नहीं लग रहा, तो उस पर काम करने वाला फोर्स हो जाएगा 0। अगर यहाँ पे लिखा होता कि एक समान त्वरण से गिर रहा है, यानी एक समान एक्सेलरेशन से गिर रहा है, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही होती। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती तो वहाँ पर कुछ ना कोई फोर्स काम कर रहा होता। ठीक है, फोर्स, अब इसका मतलब ये नहीं है कि यार जैसे कि हमारे पास मान लो टेबल पे कोई बोतल रखी है, ये हमारी एक टेबल है और इस टेबल पर हमारी ये पानी की बोतल रखी हुई है, तो आप ये बोलेंगे कि यार इस पर काम करने वाला फोर्स 0 है, क्योंकि ये रुकी हुई है। इस पर बैलेंस्ड फोर्स 0 है, इस पे नेट फोर्स 0 नहीं है, क्योंकि इस पे घर्षण बल और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे फोर्स इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वो एक समान वेलोसिटी से कोई चीज़ गिर रही है तो वह उस पर नेट फोर्स जो होता है वो 0 होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। Question number 75, an ion X3+ is obtained from an element X, atomic mass 27, atomic number 13, the number of proton, electron and neutrons हमें इसके अंदर बताना है। तो भाई ये एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 13, तो एलिमेंट हमें यहाँ से पहचान में आ ही गया। हमें यहाँ पे बताना है प्रोटॉन्स कितने हैं इसके अंदर। प्रोटॉन्स होते हैं नंबर, जो भी एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन तो इसके अंदर होगा 13। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का भी छोड़ दे रहा है, हम न्यूट्रॉन की तरफ बात कर लेते हैं। तो जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास वो होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का प्लस। कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है उनका जो प्लस होता है वही लगभग एटॉमिक मास होता है। तो 27 में से 13 गया तो कितने बचे? 14। तो हम इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 14। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे 13, लेकिन हमें एल्यूमिनियम के अंदर नहीं बताना, हमें X3+ यानी कि एल्यूमिनियम 3+ के अंदर बताना है। एल्यूमिनियम 3+ जो आयन है इसके अंदर होंगे 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर 3+ ये बता रहा है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए हैं। इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो हम इलेक्ट्रॉन कितने लिखेंगे? 10 लिखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही आप क्लोरीन को याद रखना,
क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 17, लेकिन Cl- लिखा है, तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने बचे, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मतलब एक बढ़ गया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन माइनस लगा, इसका मतलब ये एक आयन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है किसी से। तो इस तरह से इनको याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुष्पों को फूलों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है। खीरा, पपीता, गुलाब, सरसों, गुलाब, पिटूनियम, मक्का, खीरा, पिटूनियम, मक्का, पपीता, सरसों। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, सरसों, गुलाब, पिटूनिया। मस्टर्ड, रोज, पिटूनिया जो होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। गलत कथन की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कैली सोइल इज बेटर एरिएस्ट देन लोमी सोइल। दुमिट्टी मृदा की अपेक्षा चिकनी मिट्टी अधिक सुवातित होती है, गलत है। जो आपकी कैली सोइल होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। कैली सोइल इज मोर फर्टाइल एज कंपेयर टू लोमी सोइल। दुमिट्टी मिट्टी की तुलना में चिकनी मिट्टी अधिक उर्वरक होती है, बिल्कुल गलत है। जबकि दुमिट्टी मिट्टी होती है वह अच्छी होती है ज़्यादा। तो ये भी गलत हो गया। इन्होंने बोला था गलत कथन की पहचान की, दो कथन गलत हो गए। दुमिट्टी मिट्टी की अपेक्षा चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता बेहतर होती है, बिल्कुल सही है। चिकनी मृदा के कणों का माप त्रिमिट्टी कणों के का अपेक्षा बहुत छोटा या सूक्ष्म होता है, ये भी सही है। दो सही है, दो गलत है। लेकिन यहाँ पे बोला था इनकरेक्ट बताइए, इनकरेक्ट तो कोई सा एक होना चाहिए था, इसके दो गलत है। तो इसका आंसर सीटेट ने ए आंसर दिया था, ऑप्शन है। इसका मतलब कि यदि आपका ऑप्शन फर्स्ट ठीक है, यदि आपने फर्स्ट टिक करा है तब भी आपको नंबर मिलेंगे, और आपने सेकंड टिक करा है तब भी आपको नंबर मिलेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निर्घर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। जो आपका मैच बॉक्स सरफेस होता है उसमें क्या लगा होता है, तो मैच बॉक्स के सरफेस पे ग्लास पाउडर एंड रेड फास्फोरस लगा होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। 79 है। A and B secrete their hormones when they receive order from gland C। भाई ऑर्डर देने का काम एक ग्लैंड करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो आपकी अन्य ग्लैंड्स को बोलती है कि जाओ हार्मोन को रिलीज करो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल भेजती है, तब हमारी थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड्स जो होती हैं वो हार्मोन रिलीज करती हैं। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। द इमेज फॉर्म्ड बाय पिन होल कैमरा इज रियल। सूची छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है। कौन सा कथन इस उपयुक्त तथ्य की व्याख्या करता है। प्रकाश छोटे से मुक्स में प्रवेश करने पर विवृत हो जाता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तब अपना पथ परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यह ये इस चीज़ को बताता है। पिन होल कैमरा आपने देखा है, ऐसा होता है, मतलब आप घर पे भी बना सकते हैं, जो आपके कार्डबोर्ड होते हैं उससे। बाकी गूगल कर लेना, आपको वहाँ पे उसका इमेज देखने के लिए मिल जाएगा। और एनसीईआरटी में भी दे रखा है पिन होल कैमरा का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 81। आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चंस फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से मुक्तोत्तर प्रश्न की पहचान कीजिए। मानव सेल्यूलोज क्यों नहीं पचा पाता। सेल्यूलोज किससे बना है। क्या होगा यदि मानव सेल्यूलोज को पचा सके। 5 ऐसे जीवों के नाम बताइए जो सेल्यूलोज को पचा सकते हैं। देखिए ओपन एंडेड मतलब कि ऐसा आंसर जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। अब इसका तो अंत है भाई, ह्यूमन सेल्यूलोज को क्यों नहीं पचा सकता, जानवर ही क्यों पचा पाते हैं। यह किससे बनता है सेल्यूलोज, इसका भी एक फिक्स आंसर है। इसका आंसर बहुत अलग होगा, इसका आंसर बहुत विभिन्न प्रकार का होगा कि क्या होगा यदि मानव सेल्यूलोज को पचा सके। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर है। यह एक ओपन एंडेड क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाता है, बाकी क्लोज एंडेड थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द करिकुलर प्रैक्टिस करेंटली बीइंग फॉलोड इन स्कूल। निम्नलिखित में से कौन सा से स्कूलों में वर्तमान में पालन होने वाली पाठचर्या संबंधी गतिविधियों के संबंध में सही है। प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित को एकीकृत रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तरह पढ़ाया जाता है, बिल्कुल गलत है।
भाई साइंस और मैथमेटिक्स को इंटीग्रेटली एक ही सब्जेक्ट के रूप में कहाँ पढ़ाते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर बीइंग टॉट इंटीग्रली एज अ साइंस इन सेकेंडरी क्लासेस। बिल्कुल ठीक है भाई, 6, 7, 8 में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जीव विज्ञान है इसको विज्ञान के साथ पढ़ाते हैं, सेकंड ठीक है। साइंस एंड सोशल साइंस आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटेडली एज ईवीएस इन प्राइमरी क्लासेस, ये भी सही है। प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप से ईवीएस की तरह पढ़ाया जाता है, तो बी एंड सी सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज एंगेज्ड इन एन एक्टिविटी in which they are measuring the boiling temperature of order tap water in a beaker. Which of the following is not suitable indicator to assess them on this task? विद्यार्थियों के एक समूह को एक ऐसी गतिविधि में संलग्न किया गया है जिसमें वे बीकर के सामान्य नल के पानी का क्वथनांक का माप कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस कार्य पर उन्हें आंकने का उपयुक्त संकेतक नहीं है? पेड यू अटेंशन एट द लीस्ट काउंट ऑफ द थर्मामीटर। भाई अल्पतमांक का मापन तो बहुत आवश्यक होता है। यह सुनिश्चित करना थर्मामीटर बीकर की दीवारों को छुए नहीं, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान में रखना होता है। क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस पर मापना, ये नहीं है। बॉइलिंग टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि पानी कितने टेम्परेचर पर उबलना शुरू हो रहा है, वही उसका बॉइलिंग टेम्परेचर रहेगा। यूज अ स्टैंड टू सस्पेंडेड द थर्मामीटर। थर्मामीटर को लटकाने के लिए आप एक स्टैंड का प्रयोग करोगे, ये भी सही है। थर्ड सही नहीं है, तो यह एक उपयुक्त संकेतक नहीं होगा, तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 है, निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों जैसे जीएम भोजन को सम्मिलित करने के लिए एक मान्य वैध कारण के रूप में शामिल नहीं किया जाता? जीएम होता है जनरली मॉडिफाइड, जैसे कि आजकल हाइब्रिड फसल वगैरह आ रही हैं, मतलब फसलों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करने के लिए उनमें अनुवांशिकी रूप से कुछ परिवर्तन किए जाते हैं लेबोरेटरी वगैरह में। तो कौन सा शामिल नहीं होगा इन सब चीज़ों को भाई आप पाठचर्या में शामिल कर रहे हो उसके लिए? तर्क वितर्क कौशलों का विकास इससे बिल्कुल होगा कि भाई ऐसा करना ठीक है, नहीं है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। विज्ञान की प्रकृति के संबंध में समझ बनाने के लिए बिल्कुल ठीक है। साक्ष्य आधारित तर्क में संलग्न रहने की क्षमता को विकसित करने में, ये भी सही है। एक निश्चित विधा विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक, हेल्पिंग इन एप्रिशिएटिंग साइंस एज एन डेफिनेट डिसिप्लिन, ये ठीक नहीं है। एक निश्चित विधा विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक है, बिल्कुल नहीं है। बाकी तर्क वितर्क का समझ में आएगा, साइंस का नेचर इससे समझ में आएगा। भाई कुछ एविडेंस बेस्ड रीजनिंग जो है वह बच्चों की थोड़ी डेवलप होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। 85 है, देखो बहुत ऐसा बड़ा क्वेश्चन है, मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेना, ठीक है। कक्षा 7 में जीवों में श्वसन पढ़ाने के पश्चात शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधि करती है। देखो पहले कर जीवों में श्वसन पढ़ा दिया, अब एक्टिविटी चल रही है। वे 3 परख नलियाँ लेते हैं तथा प्रत्येक को 3/4 को जल से भर देते हैं। परख नलियों को ए, बी एवं सी के रूप में अंकित करते हैं। वे परख नली ए में घोंगा यानी जो आपका स्नेल होता है, टेस्ट ट्यूब ए में उन्होंने क्या करा, स्नेल को डाल दिया। परख नली बी में जल पादप और सी में घोंगा और जल पादप दोनों रख देते हैं। टेस्ट ट्यूब बी वाटर एंड प्लांट बी में रख देते हैं और सी में वो स्नेल और प्लांट दोनों को रख देते हैं। बी में प्लांट को रखना और सी में स्नेल और प्लांट दोनों को रखना है, ठीक है। अब ये कह रहा है CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वह किस में ज़्यादा रहेगा? इस मामले में शिक्षिका किस प्रक्रिया की कौशल पर बल दे रही है? एम्फेसाइजिंग, एस्टिमेटिंग, मेजरिंग, क्वेश्चनिंग, रीजनिंग। जब उनमें टीचर ये रख देगी तो बच्चे बताएंगे कि यार किस में कौन जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वह ज़्यादा है, तो बच्चे इसको अपने पूर्वानुमान के माध्यम से बताएंगे, प्रेडिक्शन से बताएंगे, इसको प्रेडिक्टिंग बोलेंगे। तो प्रेडिक्टिंग को एम्फेसाइज करने का जो शिक्षिका वो है वो कोशिश कर रही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। पाठ्य पुस्तकों में विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट in respect of the activity suggested as a part of extended learning in टेक्स्ट बुक्स। ये बच्चों के ज्ञान एवं कौशल के रंग पटल के लिए महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन नहीं है, मूल्य संवर्धन है, बिल्कुल सही है।
विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार है। मूल्यांकन के लिए कोई चीज़ नहीं होती, बच्चों को सिखाने के लिए होती है। इनमें से कुछ में विद्यार्थी द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्र करने की और स्वयं निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल ठीक। कुछ में बृहद रूप से विशेषज्ञों, शिक्षकों एवं समाज के साथ बच्चों की अंतःक्रिया बढ़ती है, बिल्कुल सही है। भाई देखो, एनहेंस इंटरेक्शन अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस काइंड्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन ऑन देयर ओन, मतलब खुद के ही द्वारा कंक्लूजन निकाल रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है। इवेल्युएशन बेकार बात है। इम्पोर्टेंट वैल्यू एडिशन टू चिल्ड्रन, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सारी अच्छी बातें हैं जो हमारे एनसीएफ के अनुसार हैं, बच्चे के अनुसार है, चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। विज्ञान पाठचर्या में विषय वस्तु वैधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्यतः परिलक्षित नहीं होते? द कंटेंट इज अपडेटेड, सामग्री अद्यतन है, यानी अपडेटेड कंटेंट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अवधारणा यथार्थता निरूपित है, बिल्कुल सही बात है। द कॉन्सेप्ट्स आर एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड, भाई सही तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए कॉन्सेप्ट्स को। कुछ शिक्षार्थियों के लिए अवधारणा को तुच्छ बनाया जाता है, बिल्कुल गलत है। द कॉन्सेप्ट्स आर ट्रिविलाइज्ड फॉर सम लर्नर्स, ऐसा नहीं होता, कंटेंट को हमेशा अपडेटेड एंड सही बनाया जाता है। तो ओनली सी इसका राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पर ओनली सी तो दिया ही नहीं था, ओनली सी नहीं दिया था, इसलिए ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर ऑप्शन जेड आया था कि यदि आपने फर्स्ट लगाया है तब भी सही है, सेकंड लगाया तब भी सही है, थर्ड लगाया तब भी सही है, फोर्थ लगाया तब भी सही है। इसलिए कहते हैं कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करा करो कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चंस खराब था, ये गलत क्वेश्चन बन गया था। क्वेश्चन नंबर 88। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट सुटेबल रीजनल फॉर द टीम टीचिंग? अच्छा, शिक्षण दल टीम शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्काधार के रूप में शामिल किया जाता है, यानी टीम शिक्षण क्यों करें, क्या आवश्यकता है इसकी? इट इज़ एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर लार्ज सेट क्लासेस, भाई बड़ी कक्षाओं के लिए आवश्यक है। हाँ, बड़ी कक्षाओं में कह सकते हैं भाई 3-4 टीचर को भेज दो, एक साथ बैठ के पढ़ो। अगर 3 टीचर हैं और बड़ी कक्षा है तो भाई सेक्शन बना दो ABC, ज़रूरत क्या है? ये विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है, ये है। इट बेनिफिट द स्टूडेंट्स विद डाइवर्स एक्सपर्टीज, भाई किसी बच्चे की किसी में विशेषज्ञता है, किसी बच्चे की किसी में विशेषज्ञता है, या हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब अलग अलग शिक्षक, मान लो 3 शिक्षक एक क्लास को पढ़ाएंगे, तो बच्चों को हर शिक्षक अपने अपने तरीके से पढ़ाएगा। किसी बच्चे को किसी टीचर का समझ में आ रहा है, किसी बच्चे को किसी टीचर का समझ में आ रहा है, तो बच्चों की डाइवर्स एक्सपर्टीज को बेनिफिट्स यहाँ से मिलेगा। तो सेकंड तो ठीक है। आकलन के कार्य को सरल बनाता है, गलत है। विद्यार्थियों की भागीदारी वृद्धि का सहायक है, उसके लिए तो और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बेस्ट आंसर रहेगा और करेक्ट आंसर ही ऑप्शन नंबर सेकंड ही रहेगा। निम्नलिखित में से कक्षा 7 के विद्यार्थी में गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या होगी? Which of the following would be the most suitable activities to introduce the concept of image formation in spherical mirror in class 7th students? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को समतल दर्पण में विभिन्न अवस्थितियों में अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहना। सेकंड है विद्यार्थियों में तो को चमकील स्टील चम्मच के साथ खेलने तथा उसमें अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहना। बिल्कुल ठीक है भाई, जो स्टील की चम्मच होती है ना, इस तरह से ऐसी होती है आपकी चम्मच, ठीक। और आपके दर्पण कुछ इस प्रकार के होते हैं, एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है। तो स्टील की जो चम्मच होती है, इसका ये वाला जो पार्ट है, ये आपका कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है, और ये वाला भाग जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह बात करता है, भाग मतलब रिएक्ट करता है। आप नई चम्मच लेकर आना और नई चम्मच में दोनों तरफ से देखने के लिए कोशिश करना। इस तरफ से देखना कि आपका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, इस तरफ से देखना कि आपका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। नई में देखना, पुरानी तो घिस जाती है धुल धुल कर, उनमें इतनी चमक नहीं होती है। और चांदी की चम्मच हो तो उसमें देखना, उसमें और अच्छा दिखेगा। तो सेकंड ठीक है भाई, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्ले विथ शाइनी स्टील स्पून एंड ऑब्जर्व देयर इमेज इन। तो सेकंड ही बेस्ट रहेगी, बाकी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नियम हम नहीं बताते स्टार्टिंग में, किरण आरेख वगैरह प्रक्रियाएं जो होती हैं वे भी बाद में की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बेस्ट है, यही इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन से परिलक्षित नहीं होता कि अच्छी विज्ञान
शिक्षा बच्चे के अनुकूल, जीवन के अनुकूल और विधा विशेष के अनुकूल है। गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू फॉर द चाइल्ड, ट्रू लाइफ एंड ट्रू फॉर द डिसिप्लिन। विज्ञान शिक्षा को विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं अर्जित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। विज्ञान शिक्षा को बच्चे और उसके आसपास के वातावरण के बीच की कड़ी बनना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। विज्ञान विषय को विद्यार्थियों के स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। विज्ञान कक्षा कार्य विकासात्मक रूप से उपयुक्त होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट, ये वर्ड यहाँ पर मिल गया, बिल्कुल सही है। बच्चों को डिसिप्लिन में रखना है, ऐसा नहीं है। बिल्ड अ लिंक बिटवीन द चाइल्ड एंड हिज एनवायरनमेंट के साथ लिंक बिटवीन करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स एक्वायर द प्रोसेस ऑफ साइंस, ये भी ठीक है। तो सेकंड ठीक नहीं है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 60 क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन में अगर आपको किसी प्रकार का डाउट रहे तो वो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, और इनके सभी के PDF वगैरह जो है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए जाएंगे, तो वहाँ से आप इनके PDF वगैरह सबको डाउनलोड कर लीजिएगा। और किसी भी प्रकार का डाउट आपको रहे तो भाई आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।